यू डियर स्टूडेंट, आप सभी का पॉलिटी विद संजय वर्मा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं और ये जो क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मेन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय सरकार की विशेषताएं। और इसके पहले जो है मैंने आपको संसदीय सरकार के विषय में बता दिया हूं, तो जो विद्यार्थी क्लास नहीं किए हैं उस क्लास को जाकर के प्लेलिस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास को कर सकते हैं। चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आप सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो हम जो है संसदीय सरकार की यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं कि क्या क्या जो इनकी विशेषताएं हैं, तो उनमें जो है सबसे पहली जो विशेषता निकल के आती है तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं कि विधायिका एवं कार्यपालिका में जो सहयोग की भावना होती है, ये पहली विशेषता है संसदीय सरकार की। ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे। देखिए जो है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग होती है, अर्थात विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है। अर्थात आपको यहाँ पे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ध्यान से आप समझेंगे कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका में ही से ही देखा जाए तो विधायिका का अंग इसलिए होता है कि जैसे आप सभी को पता है कि जो कार्यपालिका होता है, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है संवैधानिक, वह होता है राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो होता है फिर क्या करता है कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं, तो इन्हीं एमपी में से जो बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उसको नियुक्त करता है और एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका का ही एक अंग हो जाता है। चलिए इस तरीके से अब हम देखते हैं कि अगली विशेषता क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अगली जो विशेषता है वह है संसद उत्तरदायी सरकार। देखिए संसदीय सरकार की जो उत्तरदायी सरकार की विशेषता के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है। इससे कार्यपालिका की निरंकुशता पर नियंत्रण बना रहता है। अर्थात यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य यह है कि भाई जो जनता होती है, तो जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। यदि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं अर्थात जो एमपी होते हैं, यदि एमपी जो है जनता के अपेक्षाओं पर खरे नहीं साबित होते हैं, तो जनता क्या करती है, उनको जो है अपने पद से उनके पद से हटा सकती है। इसीलिए ऐसी सरकार को उत्तरदायी सरकार की भी संज्ञा दी जाती है। अब हम अगली विशेषता को देखते हैं कि अगली विशेषता क्या है। ध्यान से समझेंगे आप लोग। अगली विशेषता क्या है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। अब ध्यान से समझेंगे, जब कभी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति अपना विश्वास खो देती है, तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसमें क्या होता है, फिर क्या होता है कि विधायिका में दूसरे सबसे बड़े दल को अपना बहुमत साबित कर सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी ने आज की इस क्लास में जो है संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में जो है एकदम गहन तरीके से अध्ययन किया और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज की क्लास में इतना ही, और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द वे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है।
तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाने का कारण क्या था। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो देश है, भारत देश में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, इसको अपनाया गया है। तो इसको जो है अपनाने के पीछे कारण क्या था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएसए अर्थात जो अमेरिका का संविधान है, तो अमेरिका के संविधान में देखा जाए तो जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्यों 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 जो है यूएसए के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। इसकी जो व्याख्या है इस क्लास में जो है एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे, और आप सभी विद्यार्थी जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलेंगे, और ये जो मेरी क्लास है यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहली चीज यहाँ पे आपके लिए लेकर के आए हैं कि एक ही प्रकार से पहले क्या करेंगे, आप हेडिंग लिखेंगे कि भारत में संसदीय जो व्यवस्था है इसको अपनाने के पीछे कारण क्या क्या थे। तो अब जो है आप पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करेंगे। अगला देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे जो है तीन बड़े कारण थे। यहाँ पर आपने क्या देखा कि तीन बड़े जो है कारण थे संसदीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे भारत में। अब इनमें हम चर्चा करते हैं कि जो पहला कारण क्या था। तो पहला, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला कारण क्या है कि भारत की विशाल जनसंख्या, भारत में जो विशाल जनसंख्या है भारत की, इस विशाल जनसंख्या के कारण भी हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक थी। साथ ही भारत उस समय तक एक गरीब देश था। ऐसे में विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के लिए भी अलग से प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया, जिसमें कार्यपालिका का गठन विधायिका में से ही किया जाता है। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर क्या देखा कि भारत की जो विशाल जनसंख्या है, इस विशाल जनसंख्या के कारण भी जो है देखा जाए तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था, प्रमुखता देखा जाए तो भारत देश जो था क्या, इसकी विशाल जनसंख्या थी, और भारत क्या था, गरीब था। भाई अलग अलग चुनाव यदि कराता, अलग चुनाव कहने का तात्पर्य है यह है कि यदि विधायिका का चुनाव भारत कराता और कार्यपालिका का चुनाव अलग अलग कराता तो इसमें खर्च ज्यादा आता, इसीलिए भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी सेकंड पॉइंट देख पा रहे हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है कि उत्तरदायी सरकार को प्राथमिकता, ये दूसरा कारण है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं। देखिए, भारतीय संविधान निर्माता ब्रिटिश काल की शोषण तथा निरंकुशता से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने ऐसी सरकार की स्थापना को प्राथमिकता दी जो उत्तरदायी हो। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि, अब इन्होंने क्या कहा था आप नोट करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि संसदीय व्यवस्था में भले ही सरकार का कार्यकाल निश्चित ना हो, किंतु हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो। इसीलिए हम निश्चित कार्यकाल ताकि सरकार के बजाय उत्तरदायी सरकार को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस तरीके से आप सभी ने जो है यहाँ पर क्या देखा कि थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, उत्तरदायी सरकार को प्राथमिकता देने के पीछे भी एक कारण था। और हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, और जो अंतिम पॉइंट होगा संसदीय व्यवस्था को भारत में अपनाने के पीछे कारणों में,
तो इसमें जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था के प्रति अनुभव अब इसमें आप देखेंगे क्या क्या अनुभव हैं, कैसे अनुभव हैं। तो ब्रिटिश काल में भारत परिषद अधिनियम 1999 द्वारा आंशिक रूप से 1935 में स्पष्ट रूप से उत्तरदायी सरकार की अवधारणा के संबंध में प्रावधान कर दिए गए थे। अतः इस व्यवस्था के संबंध में भारतीयों को अनुभव था। संविधान निर्माताओं ने किसी नई व्यवस्था को भारतीय जनता को बांधने के लिए बजाय उसी व्यवस्था को अपनाना उचित समझा, जिसके बारे में भारतीय जनता का अनुभव था। भले ही यह अनुभव थोड़ा ही था किंतु जाना पहचाना था। तो आज की क्लास में आप सभी ने देखा कि भारत में जो है संसदीय व्यवस्था के पीछे अपनाने की जो प्रमुख कारण थे, इसके बारे में आप सभी ने अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे